बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। 3 रोज़ा कैंप आज अख्ताम पजीर हो जाएगा और इन 3 रोज़ा कैंप के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर 40 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया था और कुछ सीनियर प्लेयर्स इस कैंप में मौजूद थे और ईद की अब बाकायदा तौर पर यहाँ पर छुट्टी दे दी गई है इन खिलाड़ियों को। वो अपने घर को रवाना हो जा रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान टीम में बहुत सी तब्दीलियाँ जहाँ होती हुई दिखाई दी, वहाँ पर अब नेशनल सिलेक्शन कमेटी में भी कुछ तब्दीलियाँ होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसमें हम देख रहे हैं कि 2 प्लेयर्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आ रही थी और कल भी हम प्रोग्राम में जिक्र कर रहे थे इसी नेशनल सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कि अजहर अली, उसके अलावा असद शफीक और अलीम डायर के हवाले से हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर उन्हें फारिग किए जाने का इम्कान है। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के 2 मेंबरान तो इस्लामाबाद के होटल में जब मीटिंग जारी थी वहाँ मौजूद थे, लेकिन एक सिलेक्टर कराची में मुकीम था लेकिन उसे मदऊ नहीं किया गया। क्या वजूहात हैं, क्या जो हम समझते हैं कि उनको तरजीह क्यों नहीं दी गई इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि ये टीम के लिए मीटिंग की जा रही थी, जो पाकिस्तान की टीम बननी थी उसके लिए मीटिंग जारी थी, लेकिन यहाँ हमने देखा कि उन्हें मदऊ नहीं किया गया। दूसरी तरफ रॉयल बेंगलोर चैलेंजर्स ने जो है यहाँ पर ट्रॉफी जीती है, उस पर भी हम काफ़ी बातें कर चुके हैं, लेकिन कुछ नाखुशगवार वाक़या हुआ ज़रूर, उस पर भी हम अपने शो के अंदर आज बात भी करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान ने काफ़ी टूर्स करने हैं, उसके लिए पाकिस्तान के साथ साथ जो 30 से 35 लड़कों का पोल है ना, वो अब तैयार हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती हुई दिखाई देंगी। फिर साथ साथ टेनिस के हवाले से भी अब मैं अगर थोड़ी बात करें तो पाकिस्तान के प्लेयर्स अब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा जो है टेनिस में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे आज अपने शो के अंदर और हमारे साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट इकबाल मेमन साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। इकबाल मेमन साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हम बात कर लें। जब से माइक हसन यहाँ पर कोच बने हैं उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की, कुछ जब ग्राउंड्स के अंदर टीम खेल रही होती है वहाँ भी तब्दीलियाँ नज़र आई, फिर कप्तान की पॉलिसियों को भी चेंज किया गया, फिर एग्रेसिव अटैकिंग क्रिकेट खेली गई। कि बहैसियत कोच आप माइक हसन को किस तरह देखा? देखें, अभी तो उनकी शुरुआत है, लेकिन ये कि वो काफ़ी एग्रेसिव लगते हैं और क्या है कि इस वक्त जो दुनिया भर में क्रिकेट खेली जा रही है वो एग्रेसिव खेली जा रही है। ये क्रेडिट जो है ना वो जाता है मैकलम को, और बहैसियत क्रिकेटर भी और बहैसियत कोच भी उन्होंने जो है ये दुनिया भर में जो है सिलसिला चलाया था। और आपको पता है कि इंग्लैंड जो है इस वक्त कोशिश करती है कि 4-5 के एवरेज से एग्रेसिव क्रिकेट खेले, तो इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से एग्रेसिव खेलती रही है, तो माइक हैसन जो है ना वो भी उसी चीज़ को अडॉप्ट करते हुए चल रहे हैं कि अगर पाकिस्तान अपने कंटेम्प्रेरी जो भी टीमें हैं उनके साथ मुकाबला उसने करना है और जीतना है तो फिर एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेड बैक एटीट्यूड से आप कभी भी मॉडर्न क्रिकेट नहीं जीत सकेंगे। तो इसी वजह से इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि इस वक्त दुनिया में जो भी क्रिकेट खेली जा रही है वो एग्रेसिव खेली जा रही है। हर टीम कोशिश यही कर रही है कि वो एग्रेसिव खेले। तो अगर माइक हैसन ने ऐसी कोई चीज़ की है तो कोई नई चीज़ नहीं की और अच्छी चीज़ है कि अगर उन्होंने अडॉप्ट किया। लेकिन इससे पहले भी जो कोच थे उनकी भी कोशिश यही थी कि हम एग्रेसिव और फाइटिंग क्रिकेट खेलें। बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर इकबाल मेमन साहब ने कि माइक हसन एग्रेसिव क्रिकेट खेलने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं और जावेद इकबाल भट्टी से भी यही बात करूँगा कि कितना एग्रेसिव पहले सीरीज़ के अंदर नज़र आई। कुछ तब्दीलियाँ हमने देखी कि अटैकिंग बॉलिंग में भी तब्दीली नज़र आई, अपने फास्ट बॉलर्स को भी तब्दील करते रहे, बैटिंग ऑर्डर में भी हमने देखा सिवाय ओपनर के आपने 1 डाउन 2 डाउन पोजीशन पर भी कुछ तब्दीलियाँ की, फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से माइक हैसन जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अब तो तकरीबन एडजस्ट हो चुके हैं। जैसे 40 प्लेयर्स का जो पोल चल रहा है उनके साथ भी आपको पता है कि उनकी जो है मुलाकातें जारी हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स से जो है इंडिविजुअल मुलाकातें भी की हैं। और फिर माइक हैसन ने जो तजर्बात करने थे जैसे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हमने किए हैं, ओपनर्स को तो नहीं छेड़ा उन्होंने, फ़खर को थोड़ी सी इंजरी हो गई तो साजिदा फरहान को मौका दिया और फिर नीचे से हसन अली को जो हसन नवाज़ को जो ऊपर प्रमोट किया। ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जिन पे उन्होंने तजर्बा किया और वो कामयाब रहे। असल मसला यही है कि क्योंकि बांग्लादेश की साइड थी सामने और आपने जो भी तजर्बात किए हैं वो सिर्फ आपकी फेवर में ही जा रहे थे।
तो इन सारी चीज़ों से मैं ये देख रहा हूँ कि माइक हैसन भी चाह रहे हैं कि जैसे अभी इकबाल भाई ने जिक्र किया मैकॉलम का कि उन्होंने क्रिकेट को एक नई इस्तेलाह दी, बेसबॉल की टेस्ट मैचेस में इस्तेलाह दी और T20 फॉर्मेट को बहुत तेज़ और बिल्कुल फास्ट क्रिकेट कर दिया। तो यही चीज़ें लेकर माइक हैसन जो है तमाम प्लेयर्स के साथ इसी पे गुफ्तगू करते हैं और इसी की जो है उनका स्टाफ है, इन्हीं चीज़ों को सामने रखते हुए जो है ट्रेनिंग भी कर रहा है, वो चाहे फील्डिंग की हो, बैटिंग की हो या बॉलिंग की हो। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब हमारे जो अगली सीरीज़ आएगी उसमें माइक हैसन का असल इम्तिहान जो है वहाँ से शुरू होगा। बड़ी अच्छी बात की कि असल इम्तहान अगले सीरीज में होता हुआ दिखाई देगा। और इकबाल मेमन साहब, एग्रेसिव क्रिकेट की बात हो रही है, हमने यहाँ देखे कि एग्रेसिव क्रिकेट हमारे क्रिकेटर्स ने खेली है, तो आप क्या समझते हैं कि इसी को हमें कंटिन्यू करना चाहिए? क्योंकि बड़ी सीरीज खेलने अब हम जाएंगे तो यहाँ पर कुछ सीनियर प्लेयर्स भी टीम में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल जनाब, हो सकते हैं। और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, मैकलम से भी पहले तो हमारे पास एग्रेसिव क्रिकेटर जो थे वो शाहिद खान आफरीदी थे और उन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया था अपने फ्लम्बॉइंट स्टाइल में खेलने का। उसके बाद आते हैं मैकलम। तो देखें, मैं समझता हूं कि क्राउड को वापस लाना ग्राउंड पे और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में उसका तरीका सिर्फ यही हो सकता है कि आप एग्रेसिव क्रिकेट खेलें। आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, एक तो आपने बॉलिंग से जो है बाउंसर्स जो है कट शॉट करके आपने बड़ा जुल्म किया है। और जो स्पोर्ट्स है उसमें एग्रेसिव क्रिकेट पहले से भी होती थी, हमने वेस्ट इंडीज़ को भी देखा, ऑस्ट्रेलिया को भी देखा कि वो हमेशा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते थे और फास्ट बॉलर्स को इजाज़त होती थी कि जितनी भी वो बाउंसर्स कराना चाहें कराएं। उसमें होता क्या था कि एक गेम जो है वो फ्लम्बॉइंट होती थी और उसमें क्राउड को जो है मज़ा आता था। बाउंसर्स में ये होता है कि सिर्फ जो है खिलाड़ी को चोट नहीं लगती, मगर ये है कि बॉलर को की भी जो है ठीक ठाक पिटाई हो जाती है। वो कोशिश करता है कि प्लेयर को मारूं, लेकिन ये कि उस पर जो है 3-4 छक्के भी वो खा लेता है। तो उससे क्या होता है कि एक जो है ना क्राउड पुलर गेम बन जाती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि क्राउड जो है वापस आए ग्राउंड्स की तरफ, तो ये फ्लम्बॉइंट स्टाइल में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। फिर आ जाते हैं हम फील्डिंग पे। फील्डिंग में आपने देखा रिकी पॉन्टिंग थे, हमारे जॉन्टी रोड्स थे और फिर आपके अपने शाहिद आफरीदी भी बहुत ज़बरदस्त थे। हमारे किसी ज़माने में सलीम मलिक, जावेद मियादाद को देखें क्लोजन फील्डर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एग्रेसिव क्रिकेट के कंपोनेंट्स हैं, इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो है उसमें क्रिकेट में मज़ा रहता है। अब जब आपको पता है कि जब कंडीशन ख़राब हो जाती है, बैटिंग साइड जो है फ्लॉप हो रही है, तो उसमें जो है वो टुक टुक करके खेलते हैं। फिर उसका तरीका क्या होता है कि बाउंसर्स आती हैं तो गेम में जो है फिर दोबारा एक जिद्दत आती है, फिर क्रिकेटर्स जो है वो मारने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है क्राउड को पुल करने की ज़रूरत है, अगर वरना तो आपकी टेस्ट क्रिकेट जो है ख़त्म ना हो जाए। अच्छा जावेद साहब, अभी बातें काफ़ी हो रही थी ख़ासकर सलमान अली आगा के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि हम नौजवान स्पिनर सुफियान मुकीम पर काफ़ी भरोसा करते हैं, जब हम मुल्क से बाहर जाएंगे तो यकीन सुफियान हमारी टीम का हिस्सा होंगे। तो सुफियान के हवाले से यहाँ पर बड़े एग्रेसिव दिखाई दिए कप्तान सलमान अली आगा, और उनका ये कहना था कि होम सीरीज़ के अंदर शायद ज़रूरत नहीं पड़ रही थी स्पिनर्स की और कुछ ऐसी विकटें तैयार नहीं हो रही थी जहाँ हम सुफियान को खिलाते। जब अब हम बाहर जा रहे हैं तो कितना भरोसा करेंगे सलमान अली आगा सुफियान पे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ अटैकिंग भी स्पिनर से होता हुआ दिखाई दिया इस सीरीज़ के अंदर। बिल्कुल, जिस तरीके से सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस थी, वो चाहे आप डोमेस्टिक में ले लें या आप जो है नेशनल शाहीन्स में ले लें, वो लड़का थ्रू आउट जो है आपको पता परफॉर्मेंस तो करता आ रहा है। उसने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया। तो सलमान अली आगा का एतमाद तो है उन पर, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि जब हम अवे जाएंगे खेलने तो बिल्कुल सुफियान मुकीम हमारी टीम का हिस्सा होंगे। और जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस देकर आए थे, तो सलमान अली आगा भी जो है आपको पता है कि वाइट बॉल के कप्तान है और वो चाहेंगे कि टीम में इस टाइप के जो मैच विनर बॉलर शामिल होने चाहिए। तो आने वाली सीरीज़ में आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम जो है वो कौमी टीम का हिस्सा होंगे। अच्छा, साथ साथ क्योंकि वाइट बॉल की बात हो रही है, एक जानिब T20 में सलमान कप्तानी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे हैं, और दोनों का जोड़ भी साथ पड़ेगा जब वनडे क्रिकेट के अंदर, तो वहाँ कितना सलमान सीख पाएंगे मोहम्मद रिजवान से?
बिल्कुल मोइन भाई, देखें सीखने का अमल तो आपको पता ही है ताहयात जारी रहता है। जितना भी प्लेयर सीनियर्स के साथ खेलता है और फिर सीनियर्स से जो सीखता है तो वो सारी चीज़ें चलती रहती। जैसे अभी आपने कहा कि वाइट बॉल में T20 फॉर्मेट के सलमान अली आगा हैं और वनडे के जो हैं मोहम्मद रिजवान हैं। और फिर जब इन दोनों को एक साथ आप खेलता हुआ वनडे में देखेंगे तो मैं ये देख रहा हूँ कि सलमान अली आगा पिक बहुत जल्दी करता है और रिजवान की कई चीज़ें ऐसी हैं जो वो पिक करेगा। और आने वाली सीरीज़ जो होगी हमारी T20 की, जैसे आगे आने वाला वर्ल्ड कप है, एशिया T20 कप है, तो इन सारी चीज़ों का जो फ़ायदा है सलमान को आगे चलकर आने वाली सीरीज़ में होगा। सलमान को आगे जाने वाली सीरीज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। इकबाल मेमन साहब, क्योंकि वनडे की मैं बात कर रहा था और यहाँ पर वनडे में काफ़ी चेंजिंग होगी, यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि यहाँ पर सलमान अली आगा को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके साथ जो है हम देखेंगे कि शहनशाह अफरीदी भी होंगे, बाबर आजम भी होंगे, नसीम भी मौजूद होंगे वनडे क्रिकेट के अंदर। अब देखते हैं कि शादाब वनडे में आते हैं, वापसी होती है या नहीं, लेकिन T20 में तो शादाब यहाँ पर सलमान के साथ होंगे। तो वहाँ कितना कुछ सीखने को अब यहाँ सलमान को मिलेगा। देखिए डेफिनेटली इतने 4 या 5 कैप्टन्स होंगे और उनका इनपुट आएगा तो उसको काफ़ी हेल्प होगी। और प्लस जो है वो देखने से भी पता चलता है, अगर आप जो है कॉन्स्टेंटली ध्यान देते हैं अपनी गेम के अलावा, कि जो आपका कप्तान है वो किस तरह जो है चेंजेस लेके आ रहा है और क्या एग्रेसिव उसकी स्ट्रेटजीज हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो है उसमें चेंजेस आ जाते हैं, उसमें एक इन्हांसमेंट आ जाती है, एक डेवलपमेंट आ जाती है कि आप फिर राइट टाइम पे राइट डिसीजंस करते हैं। तो ये चीज़ें सीखने की हैं और मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने अच्छा किया कि उसके एक कम से कम एक गेम में रिजवान को कैप्टन रखा और उसके अंडर स्टडी जो है वो अपना सलमान जो है उनके अंडर में होंगे तो वो उनसे सीखेंगे। तो इसमें चले तो इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर वो सीखते हुए मजीद दिखाई देंगे। वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आते हैं तो इसी को कंटिन्यू यहाँ से करेंगे सलमान की कप्तानी के हवाले से और फिर वनडे सीरीज के हवाले से। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे यहाँ पर कप्तानी के हवाले से सलमान अली आगा के, और साथ साथ क्योंकि वनडे के अंदर मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे होंगे और क्या उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ होंगी वनडे टीम के अंदर। जावेद साहब से भी बात करते हैं। जावेद साहब, सीनियर्स प्लेयर्स का आना और फिर कम्बिनेशन को बनाना, ये ज़रा सा जो है माइक हसन के लिए भी थोड़ा सा चैलेंज होगा, क्योंकि T20 सीरीज़ आप जीत चुके हैं, वनडे के अंदर आपके पास सीनियर प्लेयर्स ज़्यादातर मौजूद होंगे। बिल्कुल, माइक हसन को जो है मैं ये समझ रहा हूँ कि कोई भी इतनी ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे जो 40 से 50 अभी 30-35 लड़कों का जो एक पूल बना है, माइक हसन ने जैसे आज उस कैंप का इख्तिताम हुआ है और प्लेयर जो अपने अपने घरों को वापस चले गए, तो माइक हसन के पास चॉइस बहुत है। और फिर जैसे आपने सीनियर्स की बात की, जाहिर है बाबर ने आना है, रिजवान ने आना है, शहनशाह अफरीदी हो गया, ये 3 प्लेयर तो कंफर्म आपको पता आएंगे। और आपको एक चीज़ और भी है कि सऊद शकील से भी उनकी एक मीटिंग हुई है, सऊद शकील की स्किल्स पे भी उनकी बहुत गहरी नज़र है। और जैसे आपने शादाब का कहा कि शादाब का वनडे में कमबैक करना वो ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। T20 तो चले 20 ओवर्स का मैच है, इसमें जो तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो उसमें कोई एक आध प्लेयर होता है उसकी अगर परफॉर्मेंस ना भी हो तो उसमें महसूस नहीं होता। और जैसे अभी आपने सलमान अली आगा की कप्तानी की बात की थी, सलमान अली आगा नो डाउट के बहुत अच्छी कप्तानी। देखिए मोइन भाई, कप्तानी तो ऑटोमेटिक ही अच्छी हो जाती जब आपको 10 प्लेयर जो हैं वो परफॉर्म करके दे रहे हैं। अगर आप बैटिंग में आ जाते हैं, साहबजादा फरहान है, हसन नवाज है और फिर फ़खर है, साइम है और हारिस है, ये तमाम प्लेयर जो है आपको परफॉर्म करके दे रहे हैं। और फिर बॉलिंग में भी आपको लड़के परफॉर्म करके दे रहे हैं। असल मसला देखें जब आता है जब आपके 10 लड़के परफॉर्म ना कर रहे हो, फिर आपकी कप्तानी का पता चलता है कि आपने किस प्लेयर से
क्या आपने काम लेना है, जो रिजल्ट आप चाहते हैं आया कि उस वक्त में वो प्लेयर आपको वो रिजल्ट मुयसर करता है। इन सारी चीज़ों में अभी सलमान अली आगा को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए कप्तानी करते हुए। अभी सिर्फ उनको चंद दिन हुए, एक सीरीज़ हुई है और इससे पहले वो न्यूजीलैंड भी गए थे, वहाँ भी उन्होंने देख लिया। अब भी जो है सलमान अली आगा के आगे बहुत आने वाली सीरीज़ है। चले सलमान अली आगा के लिए बहुत आने वाली सीरीज़ है। और दोबारा मैं कोच की तरफ आऊँ, और कोच ने आपसे कुछ देर कबल जो है एक ब्रॉडकास्ट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मैं ज़्यादातर जो है खिलाड़ियों को उनके मन के मुताबिक खेलने को तरजीह देता हूं। फिर अवलीन तरजीह ये हमारी कि इन खिलाड़ियों को समझा जाए, उनको किस नंबर पर बैटिंग कराया जाए, किस पे वो अच्छा बॉल कर सकते हैं जिस विकेट पर। तो आप समझते हैं कोच को बहैसियत जो इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और एक अच्छा रिजल्ट नज़र आता है। फिर देखें, कोच और कप्तान का काम ही ये है कि जो खिलाड़ी उसके पास हैं उनकी स्ट्रेंथ्स पे खेलें। और कोच ने बिल्कुल सही किया है कि अगर उनसे वो मिला है और उनकी गुफ्तगू हुई है तो उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, और ऑन द ग्राउंड भी उसने देख लिया होगा कि खिलाड़ियों की क्या स्ट्रेंथ है। तो डेफिनेटली जो कोच का काम है उसमें से ये भी एक कंपोनेंट है कि उनकी स्ट्रेंथ पे काम किया जाए, क्योंकि अगर आप उनकी स्ट्रेंथ जो है उस पर ही काम करेंगे तो वो आपको इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो आप ये देखेंगे कि जो है माइक हैसन एक सीजनड जो है कोच है और वो जो है ये सारी चीज़ें सीख चुका है और उसको पता है कि जो मेरे पास खिलाड़ी हैं उनके वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो वो उनके स्ट्रेंथ के मुताबिक उनको चॉइस देगा, उनको चांस देगा, तो उससे जो है वो इम्प्रूवमेंट आएगी और आप देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। हालांकि जावेद साहब ने कहा कि अगर सारे परफॉर्म करेंगे, देखें चैलेंजेस बहुत होते हैं और जब ये लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनसे ये कहा जाता है और उनको कि भाई ये भी चैलेंजेस हैं, ये भी चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस को सिर्फ चेकलिस्ट पे आप टिक कर दें तो ये काफ़ी नहीं है। आपको मोमेंट टू मोमेंट जो है बहुत सारे चैलेंजेस कोच के लिए भी हैं, कप्तान के लिए भी हैं और खिलाड़ियों के लिए भी हैं कि आप जो है जिस परफॉर्मेंस के लिए सोच के गए थे वो हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आप जो है लड़ते हुए देख रहे हैं, कप्तान जो है वो सरेंडर नहीं कर रहा, अगर हारती हुई टीम भी है तो वो फिर नज़र आता है कि हाँ इसके अंदर स्ट्रेंथ है लड़ने की और आगे चल के ये इम्प्रूव करेगा। चलें आगे चलकर इम्प्रूव करेगा। अब इम्प्रूव करना है सीनियर प्लेयर्स को, और जावेद साहब से ये बात पूछना चाहूँगा कि सीनियर प्लेयर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करते हैं तो बड़ा आसान होगा कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो है आपके पास पोल में अच्छे लड़के मौजूद हैं, हर नंबर पर एडजस्ट करने वाले, तो यहाँ मुश्किलात बढ़ गई हैं सीनियर प्लेयर्स के लिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीनियर प्लेयर्स के लिए जो है मुश्किलात नहीं, बहुत ज़्यादा चैलेंज बढ़ गए हैं और हर नंबर का प्लेयर हमारे डग आउट में मौजूद है। वो चाहे हमारे बॉलर्स ले लें या बैट्समैन ले लें। जैसे अभी कमबैक की बात हो रही है, आपको पता है 3 प्लेयर तो कंफर्म है, जैसे बाबर, रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी। लेकिन ये है कि जो प्लेयर्स करंटली खेल रहे हैं अगर वो तसलसल से परफॉर्म करते जा रहे हैं तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम T20 फॉर्मेट में जैसे यही टीम जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें शाहिनशाह अफरीदी इन हो सकते हैं और बाबर और रिजवान की अभी जो है 11 में एंट्री एक सवालिया निशान है। और प्लेयर्स के लिए वाकई बिल्कुल बहुत ज़्यादा चैलेंज हो गए हैं। जो सीनियर्स समझते थे कि हम जो है बिल्कुल हम ही खेल रहे हैं, हम के हमारे अलावा जो है डग आउट में कोई प्लेयर नहीं है, तो अब ऐसा है कि बॉलर के पीछे बैकअप पे बॉलर्स तैयार हैं, बैट्समैन के पीछे बैकअप पे बैट्समैन तैयार हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक फतह की नवीद और रोशनी की किरण है जो नज़र आ रही है। और इंशाल्लाह देखिएगा कि आने वाली सीरीज़ में जो है हमारे लड़के जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इन्होंने इन्हीं को जारी रखा तो T20 फॉर्मेट में बहुत ही ज़्यादा जो है मुकाबले का रुझान पैदा हो गया। अच्छा जावेद साहब, IPL पे थोड़ी बात कर लें, और जो अगर वहाँ वाक़यात हुए और तकरीबन 11 से ज़ायद अफराद वहाँ पर जो है जाँ बहक हुए और काफ़ी तादाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ज़ख्मी भी तादाद नज़र आई। ये किस किस्म का जश्न है? कोई वर्ल्ड कप तो आप जीत कर नहीं आए, आपकी अपनी ट्रॉफी थी। मोइन भाई देखें, वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया।
असल मसला है जो हमारा PSL जो जिस तरीके से हमने इख्तितामी मराइल तक पहुंचाया और जो पजीराई हमारे फाइनल को मिली और जिस तरीके से हमने अपनी जो है अफवाज को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया, वो हमारे जो है चीज़ें देख रहे थे और वो आखिर में यही चाह रहे थे कि इस तरह का कोई जो है फतह की खुशी मनाई जाए, क्योंकि उन्होंने जो मैचेस हो रहे थे उनमें को ये चीज़ें याद नहीं रही कि यार पाकिस्तान ने ये किया था, हमने भी उनकी नकल जो है उनकी बराबरी पे करनी है। और मज़े की बात यह है कि एक हारी हुई फौज जो है उनके लिए आपने इतना बड़ा स्टेज बनाया और बेचारे बेगुनाह। देखिए क्रिकेट के लिए बहुत ही ये जो है नाकाबिल इत्तलाफी नुकसान हुआ है और वो जो मरे हैं वो शायकीन क्रिकेट मरे हैं। अब 12 की तो तस्दीक कर रहे हैं, आपको पता 20-25 जाने वहाँ चली गई हैं। जिस तरीके से भगदड़ मची है, अगर आप वहाँ जो मरने वाले बेचारे और भगदड़ में जो और जूतियां जो नजर आ रही हैं, जो 40-50 अफराद बिल्कुल हैं जो शूज नजर आ रहे हैं, आप अंदाजा लगा लें कि कितने शूज हैं। तो इंडिया जो है इस तरह की वो छोटी छोटी सी हरकतें करने जा रहा है, लेकिन इंडिया को ये देखना चाहिए। यहाँ तो कम से कम ये नहीं होगा कि इल्जाम पाकिस्तान पे आएगा, वरना ये इल्जाम भी इकबाल मेमन साहब नहीं आ सकता है। वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान ने पीसफुल तरीके से जितना अच्छा फाइनल करवाया था, हम जो है अपनी जो है फतह की जो एक तकरीब बना रहे थे, वो जो उसमें भगदड़ मच गई, हो सकता है वो कह दें कि इसमें जो PSL का किरदार है। चले एक बार मैं थोड़ा सा जो है ना जो कन्वेंशनल जर्नलिज्म है ना उससे हटके मैं बात करूंगा। तारीख ये है कि जो क्रिकेट क्रेजी टीम्स हैं उसमें मतलब जो बिल्कुल आउट हो जाती हैं उसमें इंडिया और वेस्ट इंडीज रहे हैं। अगर हम तारीख में पीछे चले जाएं तो जो है हारते हुए इंडिया जो है जज्बाती हो जाती है। फिर इस तरह के मामलात में फिर दूसरी बात ये है कि ये जो 3 ममालिक हैं, वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, इंडिया और इवन फॉर दैट मैटर बांग्लादेश, यहाँ पे तालीम बहुत कम है। नज़्म ज़ब्त जो है वो तालीम से ज़्यादा डेवलप होती है। हालांकि क्रिकेट क्रेज़ी तो ऑस्ट्रेलियन भी हैं, इंग्लैंड भी हैं, उनके तो स्टेडियम भरे होते हैं, लेकिन हमारे पास डिसिप्लिन नहीं होता, हमारे पास नज़्म ज़ब्त नहीं होता। और लेकिन इकबाल भाई हमने तो शो किया है ना, हमारे PSL का जो फाइनल था, हमारे पास अब इंडिया के पास इतनी सलाहियत नहीं है कि इतना बड़ा इवेंट करवा सके, तो उसको ये चीजें करनी ही नहीं चाहिए। देखें वो हो गई जर्नलिज्म की बातें जो आप कर रहे हैं, मगर जो तारीख अगर देखें, अब अभी आप थोड़ा सा जंग को साइड पे रखें और अमन कायम करें। हम चलते हैं पीछे क्रिकेट की तारीख में, तो सबसे ज्यादा स्टेडियम्स में रॉयट्स भी जो किए हैं वो उनके लोगों ने ही किए हैं, इंडिया ने ज़्यादा किए हैं, वेस्ट इंडीज़ के लोगों ने किए हैं, ये उनकी उसमें ब्लड में शामिल है। फिर दूसरी बात ये कि नज़्म ज़ब्त जो है हमारे इलाकों में कम है और इसी वजह से, और ये पॉसिबल हमारे पास भी हो सकते थे लेकिन हमारे स्टेडियम्स इतने बड़े नहीं हैं, और दूसरी ये कि हमारे स्टेडियम्स इतने खचाखच भरे हुए नहीं होते। सर इसका मतलब है आपने PSL का फाइनल नहीं देखा, आपने PSL का फाइनल नहीं देखा। बड़े पसंदीदा इकबाल मेमन साहब के एक बड़े पसंदीदा क्रिकेटर हैं जोसर फरार, वो भारत के खिलाफ ड्रॉप हो गए, क्या कहेंगे? देखिए अब ऐसे खिलाड़ी जब कंपटीशन होता है ना, पूल बड़ा होता है, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो नहीं आते और उनकी जगह नहीं बनती। और जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि हमारी टीम में बड़े बड़े नाम जो हैं वो हो सकता है कि ड्रॉप हो जाएं, तो इस वक्त जो है इतनी क्रिकेट खेली जा रही है और दुनिया भर में कि जगह बनाना जो है ना बहुत मुश्किल हो गया। फिर उसमें क्या है कि ठीक है, अगर आप एज ए एक्सपीरियंस, आपकी हिस्ट्री अच्छी है, आपके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन फिर आपका फिटनेस के मामलात आ जाते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजें जैसे नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जोफर आर्चर आपके बड़े बड़े करीबी और बड़े अच्छे प्लेयर हैं, और वो हमेशा इंजरी प्रोन रहे हैं, उसके लिए उनको रिस्क भी लिया जाता है कि अगर हम उसको जो है छोटे फॉर्मेट में भी ले आए और वो इंजर्ड ही रह जाए। क्योंकि देखें, मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास इंजरी प्रोन जो है वकार भी रहे हैं, वसीम भी रहे हैं, शोएब अख्तर भी रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑफन आप इनको देखेंगे कि ये इंजर्ड होते हैं।
और इनके पास इंजरी, अब ये नेचुरल चीज़ है कि आपके जो लिम्स हैं बॉडी के, कुछ लोगों के जल्दी इंजरी प्रोन हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि शायद उनकी बॉडी जो है वो इतना एक्सेसिव जो उनका तरीक़ेकार है, बॉलिंग स्ट्रेंथ शायद उनकी इतनी बॉडी में नहीं आती, हालांकि वो बड़ी जान लगाते हैं। चले इस पे वापस आते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू इस पे जारी रहेगी। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे जॉफर आर्चर के हवाले से, और जहां पर उनको भारत के ख़िलाफ़ मैच से ड्रॉप किया गया है और सीरीज़ में वो मौका नहीं मिल रहा है उन्हें। और इकबाल मेमन साहब से हम बात कर रहे थे कुछ देर कबल पाकिस्तान टीम के हवाले से, कोच के हवाले से और खिलाड़ियों के हवाले से। सीरीज़ हमने जीती इकबाल मेमन साहब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है, और शायद ऐसा लगा हमारे बैटर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई गए। असल इम्तहान गैर मुल्क की विकेटों पर होगा, लेकिन हमारे बॉलिंग जो डिपार्टमेंट है मैं समझता हूँ कि अभी भी थोड़ा सा कमज़ोर है। डेफिनेटली हमारी जो दुनिया भर में बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, उनका मुकाबला अभी भी नहीं कर रहे। और अगर देखा जाए तो शायद मेरे से जावेद साहब एग्री ना करें, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी जो आपके बेस्ट बॉलर्स हैं वो शहनशाह अफरीदी हैं, और उसके साथ जो भी हारिस रऊफ है, यानी कि वापसी आप देख रहे हैं शहनशाह अफरीदी की। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक्सपीरियंस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर वो फिटनेस उनकी सही है और वो बॉलिंग भी अभी अच्छी कराते रहे हैं, तो क्योंकि उनके मुकाबले का अभी भी कोई बॉलर फ़िलहाल नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अगर आपके जो पहले के ग्रेट्स थे उनसे ये कहीं से भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन ये कि अभी आपके पास मजबूरी यही है कि यही खिलाड़ी आपके पास हैं और आपके पास चॉइस कोई ज़्यादा है नहीं। हाँ, बाकी ये है कि जो भी अगर आप इनके जगह पे लेके आएंगे वो 19-20 के फ़र्क से इन्हीं जैसे ही हैं, और आपके पास कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी 150 किलोमीटर्स वाला कोई बॉलर है नहीं। और फिर एक एग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आमिर जमाल पे बड़ा भरोसा था, लेकिन उन्होंने भी कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो करके नहीं दिखाया। सिर्फ 18 विकेटें ली थी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में, वो उनकी बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी जिसमें लग रहा था कि तगड़ा बॉलर हमारे पास आ गया है, लेकिन हम इसमें सिर्फ तगड़ा बॉलर आया, आपने उसको मुसलसल फिर मौका नहीं दिया। कुछ इंजरी उसके साथ जरूर रही, मतलब लेकिन कमबैक उसने किया, तो आपने फिर उसे जो टीम के अंदर सेलेक्ट नहीं किया। ये आपकी मैनेजमेंट की तो ये भी एक बहुत सी गलतियां हैं ना। नहीं, कुछ आमिर को भी मरने का शौक था, कुछ सेलेक्टर्स भी जो है जालिम थे, कुछ इसी तरह का सिलसिला था। तो मगर यह है कि इंजरी उनके साथ ज़्यादा रही और इसी वजह से उनकी परफॉर्मेंस को हम फुली जो है वो असेस नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि इंजरी इतनी ज़्यादा हो तो फिर सेलेक्टर्स भी उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो अब हमने जोफ्रा आर्चर की भी बात की, तो इसी वजह से आप देखें कि आपके पास जो बॉलर्स हैं वो यही बॉलर्स हैं। अगर आप कोई भी किसी का भी नाम लेके दे दें इनके अलावा जो इनसे कम्पीट करे, तो मैं नहीं समझता, मुझे नज़र नहीं आ रहा कोई बॉलर। चलें इसी भी जावेद साहब से भी बात करें। जावेद साहब, बॉलिंग का बड़ा मसला है पाकिस्तान के पास। अभी देखें कि मैंने पिछले प्रोग्राम से भी ये कहा कि हमारे ये जो बॉलर्स थे ये बांग्लादेशी वो टीम नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 190 प्लस रन स्कोर कर रही थी आपके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है, बॉलिंग में हमारी कमजोरियाँ हैं। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल हैं, वो नज़र आ रही थी। आप देखें, आप जैसे अभी इकबाल भाई ने शहनशाह अफरीदी की बात की है, देखें ये शहनशाह अफरीदी के पास एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, लेकिन आपके पास खुर्रम शहजाद है, आपके पास मीर हमजा है, आपके पास हसनैन है, आपके पास अली रज़ा है। असल यह है कि आप उन बॉलर्स को जो है 11 में जगह देंगे तो आप उनकी सलाहियतों से इस्तेफादा हासिल करेंगे ना। अब गिने चुने पहले बीच में बहुत दफा जगह दी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कि जिस तरह मतलब ऑल ऑफ अ सडन शहनशाह आए थे
उसी हिसाब से चले। वो बॉलिंग अभी नहीं करा रहे, लेकिन ये कि उनकी बॉलिंग अभी भी दूसरों से बेहतर है। क्या बड़ी जबरदस्त इन्होंने कही, लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्म करके बता दिया, बहुत दमखम है उनमें। बिल्कुल, जब से वो फाइनल 4 में आई है लाहौर कलंदर, तो मैं देख रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी की ही परफॉर्मेंस थी जो चैंपियन भी बन गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी जो है इस पाए का बॉलर है कि जब वो रिदम पकड़ लेता है और फिर जब अपनी वो बॉलिंग करवाता है तो उससे अच्छा कोई बॉलर नहीं है इस फॉर्मेट में, खासकर वाइड बॉल में। उसके मध्य मुकाबले जो है बॉलर्स कोई नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये है कि अगर हमने अब ये 40 प्लेयर का पूल भी जो बनाया है तो कम से कम ये है, अब सिर्फ हमने PSL से लेकर जो है ये पूल बना दिया है। आप डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को भी उठाएं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं, जैसे हसनैन हो गया, शाहनवाज दानी हो गया, इन बॉलर्स का क्या कसूर था? इनको भी आपको करना चाहिए साहब। इस पे मैं एक चीज और भी कहूंगा कि जिस तरह अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले जोफ्रा आर्चर की बात की, अगर वो फिट होता तो शायद वो किसी को जगह नहीं देता। पैट कमिंस हैं आपके, हेजलवुड हैं आपके, स्टार्क हैं, वो मतलब क्या आप क्या समझते हैं कि उस एरा में कोई बॉलर ऑस्ट्रेलिया ने नहीं पैदा किए होंगे? लेकिन उस पाए के बॉलर बनना आसान बात नहीं है। और आपके पास इस वक्त जो 3 फास्ट बॉलर हैं, स्पेशली अगर आप 2020 की बात करते हैं तो शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, तो उसके लेवल के आपके पास बॉलर्स नहीं है। हारिस रऊफ हालांकि पिटता बहुत है, लेकिन वो विकेट टेकिंग बॉलर है और वो टेरर भी क्रिएट करता है जो है ना दूसरी टीमों के खिलाफ। इस वजह से आप जो है ये इतने ऐसे नहीं होता कि आप जो है बस बॉलर ने थोड़ा परफॉर्म किया और आपने जो है ले आए। ये चीजें आप देखेंगे जो बेहतरीन टीमें हैं, डेल स्टेन थे, कितना अरसा रहे, ऐसे आप अचानक बॉलर्स को नहीं लेके आते। जो बॉलर क्वालिटी के होते हैं वही कंसिस्टेंट वही आते हैं। और इसमें मैं नसीम की तरफ आऊंगा। सीरीज में वो बैठे रहे लेकिन मौका नहीं दिया गया नसीम को, क्या कहेंगे नसीम के हवाले से? जिस तरह के नसीम शाह की आपको पता है कि इस्लामाबाद की तरफ से जो PSL में परफॉर्मेंस थी, वो कोई नसीम जितना बड़ा नाम है उनके मयार के मुताबिक वो परफॉर्मेंस नहीं थी और उनकी परफॉर्मेंस में कोई तसलसल नज़र नहीं आ रहा था। देखिए, हम तमाम बॉलर्स की बात कर रहे हैं तो हम नसीम की बात नहीं कर रहे, हम जो है अब्बास अफरीदी की बात कर रहे हैं, हसन अली की बात कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी की है, हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं। इन्होंने परफॉर्म किया है, खुर्रम शहजाद हो गया, इन्होंने परफॉर्म किया है तो हम इनकी बात कर रहे हैं। नसीम शाह ने कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी कि जिस पे बात की जाए। देखिए, एक प्लेस का जो तसलसल होता है वो चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर्स हो, अगर वो लेकर कंटिन्यू चलता है तो हम वहाँ बैठ के उसकी भी बात करेंगे। लेकिन ये कि नसीम शाह को अभी जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको चांस नहीं दिया गया और जिन बॉलर्स को चांस दिया गया दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। तीसरे मैच में थोड़ा सा उनकी ओपनिंग स्टैंड अच्छा लग गया और 110 की जो बांग्लादेश की पार्टनरशिप लग गई, तो ये एक सवालिया निशान तो आपके पास है। असल मसला 11 जब आप उतारते हैं आपको दोनों प्लान लेकर चल लें। अगर पहले बॉलिंग करनी पड़ जाती है तो किस तरीके का प्लान है, अगर सेकंड इनिंग्स में करनी हो तो ये प्लान अलग अलग होते हैं। अच्छा, प्लान अलग अलग होते हैं। सीरीज पाकिस्तान ने काफी खेलनी है और एक सीरीज में एक और टीम का भी अब इजाफा हो गया है, वो सीरीज भी पाकिस्तान में होगी और अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी जहां वनडे और T20 मैचेस खेले जाएंगे। एक बार में सब क्या कहेंगे, कंटिन्यू एशिया कप से पहले आपको यहाँ पर अच्छी सीरीज मिल रही है। बिल्कुल, जो है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप जो है इन टीमों के साथ खेलें और अफगानिस्तान अच्छी टीम है, T20 की तो अच्छी टीम है, अच्छी टीम है। और मैंने ये भी सुना है कि ऑस्ट्रेलिया भी आना चाह रही है आपके पास, तो अब आपको जो है डेफिनेटली ये मौका तो है। और जिस तरह जावेद साहब ने कहा कि जो दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं उनको भी ट्राई किया जाए, और नसीम शाह की परफॉर्मेंस इसी वजह से मैंने कहा था कि हारिस रऊफ और जो शाहीन शाह अफरीदी, बाकी जो दूसरे बॉलर्स हैं उनको मौका दिया जाए, खुर्रम शहजाद को मौका दिया जाए और दूसरे मीर हमजा है, हसनैन है, उनको सबको मौका। चले यहाँ तो मीर हमजा की भी इन्होंने जिक्र किया, इन 40 प्लेयर्स में मीर हमजा भी शामिल है और अब थोड़ी सी तरजीह अब मीर हमजा को भी दी जा रही है। आप समझते हैं टच से हटाकर वनडे तक लाया जाएगा मीर हमजा को? मोइन भाई देखिए, लाना तो चाहिए जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस दे रहा है और आपको पता है कि वो डोमेस्टिक का सबसे कामयाब बॉलर है। आपको पता है 2 दिन 4 दिन वाले जो मैचेस होते हैं वो उसी रिदम से बॉल कराता है। लेकिन असल मसला है कि जैसे अभी आपने बात की T20 फॉर्मेट में 4 ओवर्स के आपको बॉलर चाहिए होते हैं और आप कोशिश करते हैं कि ऐसे बॉलर्स को टीम में इन किया जाए जो बैट से भी कोई रन बना ले।
तो यही मैं देख रहा हूँ कि जैसे अब्बास अफरीदी हो गया, शहनशाह अफरीदी हो गया, हसन अली हो गया, ऐसे बॉलर्स को तरजीह दी जा रही है कि जो बैट से भी रन कर लें। नहीं तो जो है आप उनको वनडे फॉर्मेट में भी ला सकते हैं। देखिए वनडे फॉर्मेट पे आप मीर हमजा को मौका दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर देखिए इस पे मैं एक चीज़ कहूँगा जावेद साहब, जो है आप भी एग्री करेंगे कि देखें इंटरनेशनल क्रिकेट कोई सी भी हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, अगर आप खिलाड़ी का जो है कॉन्फिडेंस बहाल कराना चाहते हैं तो उसमें भी आप उसको मौका देते हैं। अगर वो 2020 में अच्छा परफॉर्म करता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है वनडे में भी आ जाएगा, और अगर आगे चल के जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिए भी अच्छा बॉलर हो सकता है। लेकिन इकबाल मेमन साहब इस वक्त हमने काफी प्लेयर्स को आजमा लिया, लेकिन अब हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने टेस्ट वनडे और टी20 के लिए टीमें अलग करनी है। अब आपके पास कैप मौजूद है, आप टेस्ट वनडे और टी20 के लिए तमाम फॉर्मेट के लिए आप टीमें अलग कर सकते हैं। चले 2-3 प्लेयर्स ऐसे होंगे जो तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे, साहब क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल मोइन भाई, ये वो टाइम है कि जिस तरीके की आपके पास प्लेयरों की एक लॉट आई हुई है, और ऐसे नहीं आई बल्कि वो परफॉर्म कर आए। अगर हमारे पास 40-45 प्लेयर्स की एक नई लॉट आई तो ये बेहतरीन मौका है कि आपको चाहिए टी20, वनडे और टेस्ट की जो है अलग अलग टीमें अब अनाउंस कर देनी चाहिए, और कितना इंतज़ार किया जाएगा। जैसे हमारे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, इन तमाम ने जो है ना अपनी अलग अलग जो है फॉर्मेट की टीमें बना ली हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी तक जो है इस मरहले में नहीं पहुंचा है। और ये फैसले करने की मैं देख रहा हूं कि कोई किसी में इस्तात नहीं है कि भाई अभी से जो है आप फ्यूचर प्लान पेश कर दें। टी20 का कप्तान बना दिया तो टीम भी कम अज़ कम टी20 के अनाउंस कर दें। अगर वनडे का कप्तान बना दिया तो उसकी टीम भी अनाउंस कर दें। टेस्ट का कप्तान बना दिया तो उसकी टीम भी अनाउंस कर दें। और चंद 2 से 3 ऐसे प्लेयर होंगे जो मैं देख रहा हूँ तीनों फॉर्मेट में खेलेंगे। बकाया तो इतनी ज़्यादा आपको चेंजिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तो बहुत आसानी से, और माइक हैसन के होते हुए आपको चाहिए कि उनकी सलाहियतों से इस्तिफादा हासिल करें और तीनों फॉर्मेट की अलग अलग टीमें बना देनी चाहिए। तीनों फॉरवर्ड के जो टीमें हैं इस वक्त आपके पास प्लेयर इतने हैं, पोल इतना अच्छा बना हुआ है आपका कि आप तीनों फॉर्मेट के लिए टीमें अलग कर सकते हैं। और यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके तमाम ही प्लेयर्स इन फॉर्म हैं। जावेद इकबाल भट्टी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।